दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम आप सभी के सामने एक और सच्ची कहानी लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी एक लड़के की है। दोस्तों उस लड़के को पढ़ाने के लिए उसके पिताजी सारे चीज़ों को दांव पर लगा देते हैं और उस लड़के को वकील बनने का शौक़ होता है। वो लड़का भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज होता है और आखिरकार पढ़ लिख करके वो वकील बन जाता है और उसको वकालत की डिग्री भी प्राप्त हो जाती है। हालांकि दोस्तों जब उसको वकील की डिग्री प्राप्त हो जाती है वो संविधान का पावर दिखा करके इस तरह से गलत काम करने लगता है जिसके वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन उसको अपने नॉलेज पर इतना विश्वास भरोसा होता है कि पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि दोस्तों जब पुलिस इसके केस के बारे में खुलासा करती है तो जब लोगों के सामने असलियत इसकी पहुंचती है हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर और विवश हो जाता है कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को समझने से पहले आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि ये कहानी जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा वही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो चलिए दोस्तों इस घटनाक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घटनाक्रम में हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों वो है राजस्थान प्रदेश के पाली जिले की। पाली जिले का एक गांव आता है अटपड़, जो सचोट सिटी के थाने के अंतर्गत पड़ता है। बात कर रहा हूं मैं 19 जून 2024 के सुबह सुबह इसी अटपड़ा गांव के अंतर्गत रोड के किनारे एक महिला की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देती है। फिर वहां के लोग इसकी सूचना नज़दीकी थाने में दे देते हैं। जब वहां के थाने वालों को इस तरह की सूचना लोग बताते हैं तो पुलिस वाले आनंद फानन में अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के उस महिला के डेड बॉडी को जब चेक करते हैं तो पुलिस वालों को मालूम चलता है कि इस महिला के शरीर पर 3 गोली मारी गई है, जिसके वजह से इस महिला की मौत हो गई है। फिर पुलिस उस महिला के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख करके इतना तो जान लेती है कि ये महिला शादीशुदा है। फिर वो पुलिस वाले उस महिला के पास कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे पुलिस को मालूम चल सके कि आखिरकार ये महिला कहाँ की रहने वाली है और इसकी पहचान हो सके। लेकिन उस महिला के पास कुछ भी ऐसा पुलिस को सबूत नहीं मिलता है। फिर पुलिस उस महिला के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस महिला का पहचान करने के लिए पुलिस उस महिला का फ़ोटो खींच लेती है और एरिया के तमाम थाने में सर्कुलेट कर देती है जिससे उस महिला का पहचान हो सके। और खुद पुलिस उस महिला का पहचान करने के लिए वहाँ के तमाम लोगों से उस महिला के बारे में पूछताछ करने लगती है। दरअसल मरने वाली महिला का नाम है वर्षा। वर्षा के पिता का नाम होता है यशपाल। यशपाल जो कि उदयपुर थाने के बगल के गांव के रहने वाले होते हैं, वो एक दिन पहले ही उदयपुर थाने में अपने बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा करके गए होते हैं। इधर उदयपुर थाने में जैसे ही सबसे पहले उस महिला की फोटो पहुंचती है, उदयपुर की पुलिस सबसे पहले वर्षा के पिता यशपाल को अपने थाने में बुला लेती है और थाने में बुलाने के बाद उस महिला का फोटो यशपाल के सामने रख देती है। जैसे ही यशपाल उस महिला का फोटो देखते हैं वो पहचान जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि हाँ सर, ये हमारी ही बेटी है। फिर पुलिस वाले यशपाल से कहते हैं, क्या तुम्हें शक है किसी के ऊपर कि तुम्हारी बेटी का हत्या कौन कर सकता है? कि हाँ सर, मुझे पूरा शक नहीं बल्कि विश्वास है कि हमारे बेटी का हत्या दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारा दामाद ही किया है। वर्षा के पति का नाम विशाल चौहान होता है, जो उदयपुर के जसपुर गांव का रहने वाला है। इधर यशपाल जैसे ही अपने दामाद का नाम लेता है, सबसे पहले पुलिस विशाल के घर पहुंचती है और विशाल को वहां से गिरफ्तार करके थाने ले आती है। इधर थाने में जब विशाल से पुलिस विशाल के पत्नी के हत्या के बारे में पूछताछ करती है
तो विशाल को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। फिर विशाल थाने में ही चीख चीख कर रोने लगता है और पुलिस वालों से कहता है कि सर, आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? भला हम अपने पत्नी की हत्या क्यों कर सकते हैं? आप लोग विश्वास करिए, हम अपने पत्नी की हत्या नहीं किए हैं। इधर पुलिस वाले अपने तमाम कोशिश कर लेते हैं, बावजूद विशाल अपने जिद से पीछे नहीं हटता है और पुलिस वालों से कहता है कि आप लोग विश्वास करिए सर, हमने अपने पत्नी की हत्या नहीं की है। फिर पुलिस वाले विशाल के ससुर यशपाल को थाने में बुलाते हैं और फिर यशपाल से पूछताछ करते हैं कि आपको इतना क्यों भरोसा और विश्वास है कि आपकी बेटी की हत्या आपके दामाद विशाल ने ही किया है। इस बात पर यशपाल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि सर, 13 जून को हमारे दामाद हमारे घर पर आए थे और हमारी बेटी को कहीं पर घुमाने के लिए कह करके अपने साथ में लेकर गए थे। 17 जून को जब हमारी छोटी बेटी रीना हमारे बेटी के नंबर पर फ़ोन की थी तो हमारी बेटी का नंबर स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद रीना अपने जीजा विशाल के नंबर पर फ़ोन करके पूछती है कि दीदी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। इसके बाद विशाल रीना से बताता है कि दरअसल तुम्हारी दीदी वर्षा न जाने कहाँ गायब हो गई है, इसलिए मुझे पूरा शक है कि हो सकता है कि हमारी बेटी वर्षा का हत्या हमारा दामाद विशाल ने ही किया हो। जब इस तरह की पूरी कहानी यशपाल पुलिस वालों को बताते हैं, फिर से पुलिस वाले विशाल के पास जाती है और विशाल से पूछताछ करती है कि तुम सबसे पहले जब 13 जून को अपने ससुराल वर्षा को लेने गए थे तो वहाँ से वर्षा को लेकर के किस जगह पर गए थे और तुम्हारी पत्नी गायब कहाँ से हुई। जब इस तरह की सवाल जवाब पुलिस वाले विशाल से करने लगते हैं तो आखिरकार विशाल भी कहीं न कहीं अब सही तरह से पुलिस वालों को जवाब नहीं दे पाता है। इसीलिए पुलिस वालों को अब कहीं न कहीं विशाल के ऊपर ही पूरा शक चला जाता है। इसके बाद से पुलिस अब विशाल से सख्ती से पेश आने लगती है, लेकिन जैसे ही पुलिस विशाल के ऊपर सख्ती दिखाती है तो कहीं न कहीं विशाल भी गुस्से में आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि हम आप लोगों के सख्तियों से डरने वाले नहीं हैं, हम भी वकालत कर रखे हैं। आप लोग हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव देंगे, हम उल्टे ही तुम लोगों के ऊपर केस कर देंगे। इधर विशाल जब पुलिस वालों के सामने वकील होने का दावा करती है तो कहीं न कहीं पुलिस वाले भी विशाल को छोड़ देते हैं और फिर इस केस की छानबीन बारीकी तरह से करने लगते हैं। इस केस को जानने के लिए पुलिस सबसे पहले विशाल के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाती है तो आखिरकार पुलिस वालों को उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस नंबर पर विशाल पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा है। फिर पुलिस उस नंबर को चेक करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि वो नंबर सुमन के नाम से रजिस्टर्ड है। सुमन, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, वो अभी कुमारी है। सुमन जो कि उदयपुर के ही मड़वा खेड़ा गांव की रहने वाली है। पुलिस को जब इस तरह का पता चलता है तो पुलिस फिर से विशाल को अपने थाने में बुलाती है और विशाल से सुमन के बारे में पूछताछ करने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा सुमन के साथ क्या रिश्ता है। इधर पुलिस जैसे ही विशाल से सुमन का नाम लेती है, विशाल एकदम से डर जाता है और विशाल अपने मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं पुलिस पूरा राज न खोल दे। उससे पहले विशाल पुलिस वालों से कहता है कि सर, सुमन हमारी प्रेमिका है। रही बात मेरी पत्नी वर्षा की तो उसकी हत्या कोई दूसरा नहीं बल्कि मैंने ही किया है। आखिरकार मजबूर होकर के विशाल अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है और सारे घटना के बारे में पुलिस वालों को बता देता है। जब इस घटना को पुलिस वाले भी सुनते हैं तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और जब लोगों के कानों तक ये बात पहुंचती है तो कहीं न कहीं लोग भी सोचने और समझने पर विवश हो जाते हैं कि एक पति अपने पत्नी के साथ इतनी बेरहमी तरह से कत्ल और हत्या कैसे कर सकता है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है घटना से ठीक 7 साल पहले। विशाल के पिता संजय चौहान अपने बेटे की पढ़ाई बहुत मुश्किल से कराते हैं। विशाल जो कि पढ़ने में काफी तेज और होशियार होता है। दरअसल विशाल को बचपन से ही वकील बनने का शौक होता है
और वो अपने कड़ी मुशक्कत करने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आखिरकार वकील बन जाता है। वर्षा, जो कि देखने में काफ़ी खूब सुंदर होती है, विशाल की शादी जब वर्षा से हो जाती है, वर्षा को लेकर के विशाल अपने घर आता है। लेकिन विशाल जिस तरह से दान दहेज के बारे में सोचा था, उसके ससुराल से उस तरह का दान दहेज नहीं मिलता है विशाल को। उसी बात को लेकर के कहीं न कहीं विशाल अब वर्षा से लड़ाई झगड़े करने लगता है। लेकिन इधर विशाल जब अपने पत्नी वर्षा से दहेज को लेकर के लड़ाई झगड़े करने लगता है, तो उल्टे उसकी पत्नी वर्षा जो होती है विशाल को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल हमारी किस्मत ही खराब है। शादी से पहले हमारे पिता एक ऐसे लड़की के साथ हमारी शादी तय किए थे जो ऑलरेडी एक सरकारी नौकरी में था। लेकिन न जाने हमारे माता और पिता के अंदर तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण दिखा जिसके वजह से हमारी शादी तुम्हारे साथ करा दी। जब इस तरह की जवाब वर्षा विशाल को देती है, तो विशाल आए दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन विशाल वर्षा से लड़ाई झगड़े न करता हो। इधर देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल बाद आखिरकार वर्षा एक बच्ची को जन्म दे देती है। इधर वर्षा को एक बच्ची भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वर्षा और विशाल के बीच का जो झगड़ा होता है वो चलता ही रहता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है। इधर विशाल को अपने पत्नी वर्षा से झगड़े तकरार होते ही दौरान अब धीरे धीरे विशाल का अपने पत्नी से दूरियां बनने लगता है। इसी दौरान विशाल को अब बाहर में न जाने कई औरतों से प्यार और शारीरिक संबंध बनने लगता है। इसी दौरान विशाल को अब कहीं न कहीं सुमन से भी दोस्ती हो जाती है और उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। सुमन से विशाल की दोस्ती तब होती है, उससे पहले विशाल सुमन के भाई मोहित से दोस्ती करता है। उसी के जरिए कहीं न कहीं विशाल सुमन से भी दोस्ती कर लेता है। दरअसल विशाल जो होता है वो मोहित का गाड़ी चलाता है। इसी दौरान विशाल जो है एक दिन मोहित के घर जाता है और घर जाकर के देखता है सुमन को। सुमन को पहली ही नज़र में देख करके विशाल कहीं न कहीं उसे पसंद कर लेता है। इसके बाद से विशाल अब जब भी सुमन के घर जाता था, इधर विशाल का अपने पत्नी से जो भी आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, उस बात को विशाल कहीं न कहीं सुमन के साथ शेयर करता था। इस बात को सुन करके कहीं न कहीं सुमन भी इमोशन में आ जाती है। आखिरकार सुमन भी अपना दिल विशाल को दे बैठती है। इधर जब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, आखिरकार उन दोनों के बीच में अब अवैध संबंध भी बनने लगते हैं। इस बात की जानकारी सुमन के भाई मोहित को मालूम चल जाता है और आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी मालूम चल जाता है। लेकिन इधर जब विशाल और सुमन के प्यार के बारे में सुमन के भाई मोहित को मालूम चलता है, तो कहीं न कहीं मोहित भी विशाल को नहीं रोक पाता है। क्योंकि जब भी मोहित को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, पैसे और रुपए की, तो विशाल जो होता है वो मोहित का काफ़ी मदद किया होता है। इसलिए विशाल के एहसानों का वो दबा हुआ था, इसलिए वो चाहकर भी विशाल को नहीं रोक पाता था। इधर जब भी विशाल को सुमन से मिलना होता है, वो सुमन के घर चला जाता था और 1-2 दिन तक वहीं पर रुक भी जाता था। इधर विशाल का सुमन के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। इसकी जानकारी एक दिन विशाल की पत्नी वर्षा को मालूम चल जाती है। वर्षा को जब मालूम चलती है कि उसके पति विशाल का एक कुमारी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वो काफ़ी गुस्से में आकर के अपनी बच्ची को लेकर के अपने मायके के लिए चली जाती हैं। हालांकि इधर वर्षा जब अपने मायके चली जाती है अपने बच्ची को लेकर के, तो फ़ोन पर भी विशाल से बातचीत नहीं करती थी और विशाल भी कहीं न कहीं अपने पत्नी को मनाने की कोशिश नहीं करता था। इधर जब विशाल अपने घर पर आता था, तो घर में वर्षा भी नहीं रहती थी, तो कहीं न कहीं विशाल अपने तन्हाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और फिर मिलने के लिए वो सुमन के पास चला जाता था। इधर लगभग 1.5 महीनों का समय गुजर जाता है। फिर आखिरकार विशाल को मालूम चलता है कि हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इधर घटना से ठीक 1 हफ्ते पहले जब सुमन से मुलाकात करने के लिए आखिरकार एक दिन विशाल जाता है, लेकिन सुमन के घर पर सुमन का भाई मोहित भी मौजूद होता है।
इधर जब मोहित को देखता है विशाल तो मोहित से कहता है कि दरअसल हम तुम्हारी बहन सुमन से शादी करना चाहते हैं। जब इस बात को मोहित सुनता है तो वो एकदम से चौंक जाता है और विशाल से कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम जानते हो कि तुम्हारी पत्नी है और एक बच्ची भी है। जब मोहित विशाल के पत्नी का नाम लेता है तो मोहित इस पर विशाल को समझाते हुए कहता है कि तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, हमने इरादा कर लिया है कि हम अपने पत्नी को इस दुनिया से हटा देंगे, लेकिन इसमें तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। जब विशाल अपने पत्नी को ही इस दुनिया से हटाने की बात मोहित से कहता है तो मोहित कहीं कहीं उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि हम लोग इस घटना को अंजाम देंगे तो आखिरकार पुलिस जब जान जाएगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे और हमें जेल जाना पड़ेगा। इस पर विशाल मोहित को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि हम एक वकील हैं, हम इस घटना को कोर्ट में इस तरह से पेश करेंगे कि कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है हमारे को। फिर जब अपने नॉलेज के बारे में विशाल मोहित को बताता है तो कहीं न कहीं मोहित भी इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए विशाल के साथ तैयार हो जाता है। इसके बाद मोहित और विशाल दोनों एक जगह पर बैठ करके एक प्लान तैयार करते हैं। इधर जैसे ही दोनों का प्लान तैयार हो जाता है, आखिरकार 13 जून के सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास विशाल अपने ससुराल चला जाता है वर्षा से मिलने के लिए। इधर 13 जून 2024 को जैसे ही विशाल वर्षा से मिलने के लिए जाता है, न जाने वर्षा को भी क्या हो जाता है। जैसे ही वर्षा अपने द्वार पर विशाल को देखती है तो वो भी एकदम से खुश हो जाती है। इसी चीज का विशाल जो है फायदा उठा लेता है। दरअसल 18 जून के सुबह सुबह ही विशाल वर्षा से कहता है कि आज हमारे शादी का सालगिरह है, हम लोग क्यों न राजस्थान प्रदेश में खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए चलते हैं और वहीं से जिंदगी का नया शुरुआत करते हैं। इधर विशाल जब अपने पूरे प्लान के बारे में वर्षा से बताता है तो कहीं न कहीं वर्षा को भी विश्वास हो जाता है अपने पति के ऊपर। और फिर विशाल वर्षा से ये भी कहता है कि सुमन की जो है शादी होने वाली है और मोहित भी तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि पुराने गिले शिकवों को भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। इधर जब विशाल सुमन के शादी की बात करता है तो कहीं न कहीं वर्षा को भी यकीन हो जाता है हमारा पति जो है अब सही रास्ते पर आ गया है, सुधर चुका है। इसीलिए कहीं न कहीं वर्षा भी विशाल के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास कर लेती है और फिर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद से विशाल जो है मोहित के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि तुम गाड़ी लेकर के हमारे ससुराल आ जाओ। इधर मोहित जब अपना 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के ससुराल के लिए निकलता है तो उसी बीच में अपने साथ अपने एक दोस्त सोनू भूमियार को साथ में ले लेता है। सोनू भूमियार ही इस समय मोहित का गाड़ी चला रहा होता है। इधर मोहित सुबह के जैसे ही 10 बजे के आसपास वर्षा के घर पर अपना गाड़ी लेकर के पहुंचता है, उससे पहले इधर वर्षा जो होती है वो भी अपने कपड़े उपड़े पैक कर चुकी थी और तैयार हो चुकी थी। फिर वर्षा इधर जैसे ही अपने बेटी को साथ में ले जाने के लिए बात कहती है, इस बात पर विशाल वर्षा से कहता है कि हमारी शादी का सालगिरह जो है वो 18 जून को है, हम लोग पहले निकल चलते हैं और वहीं पर कुछ देर तक टहलेंगे घूमेंगे और 18 तारीख को खाटू श्याम बाबा का दर्शन करके जब घर वापस लौटेंगे तो बेटी को भी साथ लेकर के अपने घर चले जाएंगे। इस बात पर वर्षा भी कहीं न कहीं अपने पति विशाल की बातों का उल्लंघन नहीं करती है और अपने बेटी को छोड़ करके वर्षा विशाल मोहित के गाड़ी में बैठ जाते हैं और सोनू जो है मोहित का गाड़ी लेकर के वहां से चल देता है। सबसे पहले वो लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं और उत्तर प्रदेश में जहां तहां उन लोगों का मन कहता है वहां पर घूमते हैं और होटलों में भी वो लोग ठहरते हैं। इधर जैसे ही 4 दिनों का समय गुजर जाता है, वर्षा की छोटी बहन रीना सबसे पहले वर्षा के नंबर पर फ़ोन करती है। इधर वर्षा का नंबर स्विच ऑफ बताता है। दरअसल विशाल जो होता है वो अपने प्लान के तहत
वर्षा का मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ कर देता है। इसके बाद से रीना जो होती है वर्षा की छोटी बहन, वो विशाल के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने बहन के बारे में पूछती है। तो विशाल इस पर जवाब देते हुए कहता है कि वर्षा न जाने कहाँ गायब हो चुकी है। लेकिन विशाल वर्षा को गायब होने की सूचना रीना को तो दे देता है, लेकिन विशाल को कहीं न कहीं इस बात पर अब डर सताने लगती है कि कहीं वर्षा के परिवार वाले वर्षा को ढूंढने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। इसीलिए जैसे ही इधर एक दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार 18 जून को ये लोग चारों लोग राजस्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर गाड़ी जैसे ही राजस्थान के अटपटा गांव के बाहर पहुंचती है, रात्रि के लगभग 10 बजे के आसपास विशाल और मोहित दोनों मिल करके वर्षा का गला दबा करके गाड़ी में ही हत्या कर देते हैं। और इधर जैसे ही वर्षा की मौत हो जाती है, ये लोग वर्षा की डेड बॉडी को गाड़ी से सड़क पर फेंक देते हैं और विशाल अपने पास से एक तमंचा निकालता है और लगातार वर्षा के डेड बॉडी पर 2 गोलियां चला देता है। इधर फिर मोहित भी विशाल के हाथ से तमंचा लेता है और एक गोली मोहित भी वर्षा के डेड बॉडी पर चला देता है। इधर ये लोग पहले से ही प्लान बनाए हुए थे कि वर्षा के डेड बॉडी को कहीं पर गड्ढा खोद करके दफना देंगे। इधर एक के बाद एक 3 गोलियां लगातार जब वर्षा के डेड बॉडी पर ये लोग चलाते हैं, तो गोली की आवाज़ सुन करके कहीं न कहीं ये लोग भी डर जाते हैं और वर्षा की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ करके ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं और अपने घर के लिए वहां से वापस आ जाते हैं। इधर वर्षा के पिता यशपाल लगातार अपने बेटी के नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। तो आखिरकार 19 जून के सुबह सुबह नज़दीकी थाने में जा करके अपने बेटी वर्षा के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। वाकई में दोस्तों, जब विशाल पुलिस वालों को इस घटना के बारे में पूरी कहानी बताता है, तो विशाल के ही बयान पर मोहित और मोहित के दोस्त सोनू को भी पुलिस उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है और अगले दिन जिला अदालत में इन तीनों को पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटनाक्रम के बारे में क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।